आपका स्वागत है। आज हमारे पास स्रोतों का एक ऐसा ढेर है जो भारत की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। हाँ, एक ऐसी तस्वीर जिसमें एक तरफ तो 2000 साल पुराना इतिहास है और दूसरी तरफ भविष्य की तकनीक। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश इन्हीं अलग अलग धागों को एक साथ जोड़कर एक कहानी बुनने की है। एक कहानी की कैसे भारत एक ही समय में अपनी जड़ों को भी सहेज रहा है और भविष्य की ओर एक लंबी छलांग भी लगा रहा है। हाँ, जैसे हम 2000 साल पुराने बौद्ध स्थल की भी बात करेंगे और देश के पहले सरकारी एआई क्लिनिक की भी। तो चलिए इस विरोधाभास और संगम की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, और जब हम इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। अच्छा, कैसा पैटर्न? आत्मनिर्भरता का, चाहे वो ऊर्जा हो, रक्षा हो या फिर तकनीक। आज की चर्चा में हम यही देखेंगे कि ये अलग अलग घटनाएं कैसे एक बड़ी महत्वाकांक्षा का हिस्सा हैं। ठीक है। हम शुरुआत करेंगे ऊर्जा और पर्यावरण से, फिर विज्ञान और रक्षा की दुनिया में झांकेंगे, खेल के मैदान की कुछ अनूठी कहानियां सुनेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो हलचल है उसे भी समझेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए ऊर्जा से ही शुरू करते हैं। स्रोतों में अरुणाचल प्रदेश की 2 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का जिक्र है, सुबलशरी लोअर और कलाई 2। हाँ, ये सुनने में तो बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे बड़े बांधों को लेकर पर्यावरणविद चिंता भी जताते हैं। तो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। पूर्वोत्तर भारत, जैसा हम सब जानते हैं, पारिस्थितिक रूप से बहुत संवेदनशील है। हाँ, बिल्कुल। तो वहां पर जलविद्युत पर इतना जोर देना, ये एक तरह से दो-धारी तलवार जैसा है। मतलब एक तरफ तो ये कोयले से पैदा होने वाली बिजली का एक साफ विकल्प है, सही बात है। इस्तेमाल हो रहा है ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। असल में ये ऊर्जा की जरूरत और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है। और ये कोशिश सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुजरात का जिक्र भी आ रहा है बार बार। एक तरफ मोडेरा भारत का पहला ग्रीन टाउन बन गया है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है। और दूसरी तरफ गुजरात रूफटॉप सोलर लगाने में भी देश में सबसे आगे है। हाँ, और ये एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। ये दिखाता है कि जब कोई राज्य एक लक्ष्य तय कर लेता है तो क्या हो सकता है। मोडेरा एक मॉडल की तरह है। बिल्कुल, मोडेरा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक मॉडल है। ये दिखाता है कि कैसे सौर ऊर्जा को सीधे लोगों के जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। अच्छा। और इसके साथ ही जब हम स्रोतों में ओडिशा में देश के सबसे बड़े पीएसयू ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की खबर पढ़ते हैं तो तस्वीर और साफ होती है। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? आसान भाषा में समझें तो हाइड्रोजन एक बहुत शक्तिशाली ईंधन है। ठीक है। लेकिन उसे बनाने में काफी ऊर्जा लगती है। जब हम उस ऊर्जा के लिए सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं तो जो हाइड्रोजन बनती है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो मतलब ये पूरी तरह से क्लीन एनर्जी हुई। बिल्कुल, यह भविष्य का ईंधन है, क्योंकि इसे जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि सिर्फ पानी निकलता है। कमाल है। यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 2026 तक पेट्रोल में 25% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है। यानी हम धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब रक्षा और तकनीक की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी खबर है, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। स्रोतों में इसे एक बहुत बड़ी सफलता बताया गया है। ये सिर्फ एक सफलता नहीं है, ये एक रणनीतिक मील का पत्थर है। वो कैसे? सोचिए, पहले भारत की मारक क्षमता एक सीमित दायरे में थी, लेकिन अग्नि 5 के सफल परीक्षण का सीधा मतलब है कि अब पूरा एशिया और यूरोप के भी कुछ हिस्से हमारी पहुंच में हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक संदेश है, एक साफ संदेश कि किसी भी तरह के दुस्साहस की कीमत बहुत ज्यादा होगी। तो इससे बातचीत की मेज पर भारत की स्थिति मजबूत होती है, अपने आप बढ़ जाती है। इसी को डिटरेंस कैपेबिलिटी कहते हैं, यानी हमला करने से पहले दुश्मन को 100 बार सोचने पर मजबूर कर देना। और रक्षा में आत्मनिर्भरता की बात करें तो इजराइल के साथ सूर्यास्त्र सिस्टम पर हुए समझौते का भी जिक्र है। ये सूर्यास्त्र क्या चीज है? ये सूर्यास्त्र सिस्टम कोई पारंपरिक हथियार नहीं बल्कि एक बेहद उन्नत एंटी ड्रोन तकनीक है। एंटी ड्रोन? हाँ, आज के जमाने में युद्ध का तरीका बदल गया है। छोटे सस्ते ड्रोन्स सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं, जिन्हें रडार भी आसानी से नहीं पकड़ पाते। बिल्कुल, ये सिस्टम उन्हें हवा में ही लेजर बीम से निशाना बनाकर नष्ट कर सकता है। तो ये तो सीमा सुरक्षा के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल, और जो हमारे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी। रक्षा से तकनीक की दुनिया में आए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई
की बहुत चर्चा है। हाँ, हर जगह। ग्रेटर नोएडा में पहला सरकारी एआई क्लिनिक खुला है और गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एआई अब सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों का खेल नहीं रहा। सही बात है। जब सरकार स्वास्थ्य सेवा में एआई क्लिनिक खोलती है तो इसका मतलब है कि इस शक्तिशाली तकनीक का फायदा आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। सोचिए, एक छोटे से शहर में बैठा मरीज भी एआई की मदद से शुरुआती जांच और सलाह पा सकता है। हाँ, ये स्वास्थ्य सेवाओं में एक क्रांति ला सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ दिलचस्प वैज्ञानिक कदम उठाए जा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, उसने अपना 45वां अंटार्कटिक अभियान शुरू किया है। ये दिलचस्प है। हाँ, एक खाड़ी देश जो अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है, उसका बर्फीले अंटार्कटिक में क्या काम? यही तो बात है। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी बदल रही है। अब तक ध्रुवीय अनुसंधान पर कुछ गिने चुने देशों का ही दबदबा था। सही। यूएई जैसा खाड़ी देश जब अंटार्कटिक में एक स्थायी रिसर्च स्टेशन बनाने की बात करता है तो ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये भू राजनीति भी है। मतलब अपनी पहचान बदलने की कोशिश। बिल्कुल। वो अपनी पहचान सिर्फ तेल उत्पादक देश से बदलकर एक वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति के रूप में बनाना चाहता है। और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए तो अंटार्कटिक से बेहतर कोई जगह नहीं है। एग्जैक्टली। और यूएई इस वैश्विक मुद्दे पर अपनी भूमिका निभाना चाहता है। चलिए, अब विज्ञान और रणनीति के इस गंभीर माहौल से निकलकर खेल के मैदान की तरफ चलते हैं। हाँ, जरूर। यहाँ भी कुछ कमाल की कहानियां हैं। विश्व रैपिड चेस 2025 में मैग्नस कार्लसन ने फिर से जीत हासिल की। ये आदमी हारता क्यों नहीं? ये सवाल तो कई सालों से शतरंज की दुनिया पूछ रही है। कार्लसन की महानता सिर्फ उनकी चालों में नहीं, उनके दिमाग में है। अच्छा। इतने लंबे समय तक टॉप पर बने रहने के लिए असाधारण प्रतिभा के साथ साथ जबरदस्त मानसिक दृढ़ता चाहिए। वो हार को स्वीकार ही नहीं करते। और अगर शतरंज में एक खिलाड़ी का दबदबा है तो क्रिकेट में भारतीय महिलाएं नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी खबर है। स्मृति मंधाना ने 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए और दीप्ति शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। ये दोनों ही उपलब्धियां भारतीय महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत का सबूत हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये प्रेरणा है। बिल्कुल। ये उन लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो आज बल्ला या गेंद उठा रही हैं। ये दिखाता है कि महिला क्रिकेट अब महज एक साइड शो नहीं रहा, वो अब मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। हाँ, और यहाँ एक ऐसी खबर है जिस पर मुझे तो पहली बार में यकीन ही नहीं हुआ। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भूटान के सोनम यासी बने हैं। ये तो अविश्वसनीय है ना? बिल्कुल। और यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है। ये कहानी दिखाती है कि क्रिकेट का नक्शा अब बदल रहा है। ये अब सिर्फ 10-12 देशों का खेल नहीं रहा। नहीं, जब भूटान जैसा देश, जिसे हम क्रिकेट में एसोसिएट नेशन कहते हैं, उसका कोई खिलाड़ी ऐसा रिकॉर्ड बनाता है तो ये पूरी दुनिया के छोटे क्रिकेटिंग देशों को एक उम्मीद देता है। ये साबित करता है कि प्रतिभा कहीं भी चमक सकती है अगर मौका मिले तो। बिल्कुल। ये क्रिकेट के वैश्वीकरण की सबसे बड़ी कहानी है। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पर नजर डालते हैं। स्रोतों के मुताबिक सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। क्यों? देखिए, सोमालीलैंड 1991 से ही खुद को सोमालिया से अलग एक स्वतंत्र देश मानता आया है, लेकिन दुनिया के किसी देश ने उसे मान्यता नहीं दी थी। तो इजराइल का ये कदम हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो पहले से ही एक बहुत संवेदनशील इलाका है, वहां के भू राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। तो अब दूसरे देश भी इस बारे में सोचने पर मजबूर होंगे। ये एक छोटे से देश के दशकों पुराने संघर्ष को एक नई दिशा दे सकता है। एक और दिलचस्प खबर डेनमार्क से है। वो पारंपरिक डाक सेवा पूरी तरह से बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सोचिए, एक जमाना था जब लोग चिट्ठियों का हफ्तों इंतजार करते थे। हाँ, बिल्कुल। कबूतरों से लेके डाकिये तक ये संचार का सबसे बड़ा जरिया था, और आज एक पूरा देश कह रहा है कि हमें अब इसकी जरूरत ही नहीं है। ये डिजिटल क्रांति का एक जीता जागता सबूत है। हाँ, ये दिखाता है कि तकनीक कितनी तेजी से और कितनी गहराई से हमारी दुनिया और हमारी आदतों को बदल रही है। और इन वैश्विक बदलावों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान भी हुआ। तनाव के माहौल में ये कैसे संभव हो पाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वास बहाली का उपाय है, जिसे अंग्रेजी में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहते हैं। अच्छा। ये एक द्विपक्षीय समझौते के तहत हर साल 1 जनवरी को किया जाता है, चाहे दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने भी तनावपूर्ण क्यों ना हो। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि दोनों पक्ष गलती से या जानबूझकर एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करें।
ये दिखाता है कि सबसे बुरे दौर में भी संवाद के कुछ चैनल्स खुले रखना कितना जरूरी होता है। और यहाँ हम वापस अपने शुरुआती विषय पर लौटते हैं, इतिहास और भविष्य का संगम। हाँ, कश्मीर के जहनपुरा में 2000 साल पुराना एक बौद्ध स्थल मिला है। ये खोज असाधारण है। ये हमें याद दिलाती है कि कश्मीर का इतिहास कितना बहुस्तरीय और कितना समृद्ध रहा है। हम अक्सर कश्मीर को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर देखते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये खोज उसके गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताने बाने को उजागर करती है। ये सिर्फ कुछ पुरानी ईंटें या मूर्तियां नहीं हैं। ये इतिहास का एक जीवित टुकड़ा है। हाँ, जो हमें अपने अतीत को एक नई नजर से देखने का मौका देता है। और एक तरफ ये 2000 साल पुराना इतिहास है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जिसने 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल कर लिया है। ये दोनों खबरें एक ही देश की हैं। यही तो भारत की खासियत है। बिल्कुल। स्मार्ट ग्रिड का मतलब है कि बिजली वितरण का पूरा सिस्टम अब डिजिटल और ऑटोमेटेड हो गया है। इससे बिजली की चोरी रुकती है, फॉल्ट का तुरंत पता चल जाता है और सप्लाई बेहतर होती है। हाँ, तो एक ही समय में हम अपनी 2000 साल पुरानी विरासत को भी खोज रहे हैं और 21वीं सदी की सबसे आधुनिक तकनीक को भी अपना रहे हैं। ये विरोधाभास ही हमारी ताकत है। और इसी तरह की एक और दिलचस्प खबर तेलंगाना से है, जहां सरकार ने नौकरियों में 2 बच्चों के नियम को समाप्त कर दिया है। इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, ये नीतिगत सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत है। हाँ। कई दशकों तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत जोर दिया गया। हाँ। लेकिन अब कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो रही है और कुछ राज्यों में तो ये घट भी रही है। तो तेलंगाना का ये फैसला शायद इसी नई सोच को दर्शाता है। हाँ, जहां जोर अब संख्या को नियंत्रित करने पर नहीं, बल्कि मानव संसाधन को बेहतर बनाने पर है। और अंत में वन्यजीव संरक्षण से जुड़े 2 आंकड़े जो एक साथ एक कहानी कहते हैं। बाघों वाले। हाँ, 2025 में भारत में बाघों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, जो जश्न की बात है। लेकिन साथ ही NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 166 बाघों की मौत भी हुई। इन दोनों आंकड़ों को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। क्यों? यह संरक्षण की दोहरी चुनौती को दिखाता है। इसे आप एक ऐसी बाल्टी की तरह समझिए जिसमें एक छोटा सा छेद भी है। अच्छा। हम नल खोलकर बाल्टी में पानी तो भर रहे हैं और पानी का स्तर बढ़ भी रहा है, जो कि बाघों की बढ़ती संख्या है। और ये एक बड़ी सफलता है। लेकिन हमें उस छेद को भी बंद करना होगा। बिल्कुल, जो यहाँ मानव वन्यजीव संघर्ष, अवैध शिकार और प्राकृतिक मौतें हैं। 166 बाघों की मौत हमें याद दिलाती है कि सिर्फ संख्या बढ़ाना काफी नहीं है, हमें उनके लिए एक सुरक्षित माहौल भी बनाना होगा। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता से लेकर खेल के मैदान में उभरती नई ताकतों तक, और वैश्विक कूटनीति से लेकर हमारी अपनी 2000 साल पुरानी विरासत तक। महत्वाकांक्षी बदलाव की कोशिश। हाँ, चाहे वो ऊर्जा के स्रोतों को बदलना हो, रक्षा में आत्मनिर्भर होना हो, या फिर तकनीक को आम आदमी तक पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में एक नई दिशा तय करने की कोशिश साफ दिख रही है। इस पूरी चर्चा से एक आखिरी सवाल मेरे मन में उठ रहा है। बताइए। स्रोतों में 2 बातें कही गई हैं। एक, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, और दूसरी, भारत दुर्लभ पृथ्वी भंडार यानी रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में दुनिया में 3रे स्थान पर है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। रेयर अर्थ्स वो खनिज हैं जो हमारे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और लगभग हर हाईटेक चीज के लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ। तो सवाल यह है कि एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की पहचान और एक उच्च तकनीकी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा? क्या हम धान के कटोरे और सिलिकॉन वैली दोनों की भूमिका एक साथ निभा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शायद यही आने वाले समय में भारत की दिशा तय करेगा।